And here we go. This is Thierry Sharma, mentor for CAE Foundation Accounts. कैसे राजा? All well and set. क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? Please give a thumbs up with yes or no. I believe so. आवाज सबको आ रही होगी. आज कोई स्पेशल डे जो आप लेट हो? नहीं बेटा, आज कोई स्पेशल डे नहीं है. It's just नेट कनेक्टिविटी इशू थे. वो क्या हुआ, मेरा जियो का काम नहीं कर रहा था नेट, तो मैंने अंबानी जी को फोन किया. अंबानी जी, व्हाट इज दिस? तो अंबानी जी ने अपने बंदों को हेलीपैड से भेजा था. मेरे ऊपर लैंड नहीं कर सकता तो बंदे कूद रहे थे. फिर उन्होंने नेट ठीक किया और फिर वो गए, तो उनको 5-6 मिनट लेट हो गया. ठीक है, मैंने सुबह 6 बजे फोन किया था अंबानी. वो जिम में ही थे, बोले ऋषभ मैं भेज रहा हूं किसी को. तो ऐसी बात है. ठीक है बेटा, चल स्टार्ट करें फिर. आर वी क्लियर? अरे तो तुम पूछोगे कोई स्पेशल दिन है क्या आज जो आप लेट हो, तो तुम फालतू की बात कर रहे हो तो मैं भी फालतू की बात करूंगा. ये कौन सी बात हुई? टिट फॉर टैट. ओके चलिए स्टार्ट करें बेटा. मैं इतना लेट कोर्स क्यों खत्म कर रहा हूं मई में? अच्छा, मई में खत्म हो रहा है क्या मेरा कोर्स? पगला गए हो क्या? अप्रैल एंड तक हो जाना चाहिए भाई. अप्रैल लेट में लेट अप्रैल होना चाहिए. अरे वो अब बेटा क्या कर सकते हैं. हाँ, वो कल शेड्यूल इसलिए चेंज हुआ, आपके डाउट सेशन इसके बीच में लगा दिए गए हैं, वीक के बीच में. पहले वो प्लान्ड नहीं थे, तो आपके डाउट सेशन वीक्स के बीच में लगे हुए हैं. पहले मैं डाउट सेशन लेता था तो संडे को लेता था, बट संडे को क्योंकि ऑफ डाला गया है पूरा, तो आपके डाउट सेशन लगाए गए हैं बीच में, तो 12-13 दिन वो बढ़ गए. नहीं तो टेक्निकली अप्रैल 10 के या अप्रैल 15 के आसपास खत्म हो जाना चाहिए, बट वो 12 दिन बढ़ने के चक्कर में वो मई में चला गया. अच्छा, मेरे भाई इन्वेंट्री कहाँ छोड़ दी हमने. चलिए लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एनपीओ. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एनपीओ. ओके, देखते हैं. मैं वापस से बात कर लेता हूं टीम से कि भाई संडे को लिया जाएगा डाउट सेशन. आई बिलीव सो. संडे को तुमको चलता ना? एक सेकेंड, कितने लोगों को संडे को चलता? वोट कर लो भाई. अरे रो क्यों रहे हो? बेटा एक्स्ट्रा क्लास के लिए ना कैपेसिटी होनी चाहिए बैठने की तुम्हारी. तुमको संडे को चलता है तो बता दो. डाउट सेशन संडे को चलता है क्या? ओके अंजलि, आई लुक आफ्टर दैट. मे बी वो स्किप हो गया, उसको इंपॉर्टेंट था नहीं वैसे भी वो. मैं ब्रीफ दे दूंगा उसका नेक्स्ट सेशन में, ठीक है. अब तो आदत से ही है. ओके 74% सही. ठीक है, वी स्टिक टू दैट. मैं बात करता हूं, आई विल हैव अ वर्ड. ठीक है, चलो अब स्टार्ट करें मुन्ना. चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छे से, शिद्दत से. अब हम एक नए चैप्टर की तरफ पहुंच चुके हैं और नए चैप्टर का नाम है
नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब जितने भी देखो, अब मैं एक नॉर्मल बैकग्राउंड दे रहा हूं आपको, स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा। जितने भी स्कूल्स होते हैं, जितने भी कॉलेजेस होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, आप ध्यान दो या ना दो, ये सारे के सारे एक ट्रस्ट के अंदर बनाए हुए रहते हैं। ठीक है, क्या होता है, एक ट्रस्ट होती है, ट्रस्ट के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस बनाए जाते हैं, ट्रस्ट के अंदर हॉस्पिटल्स चलते हैं। ठीक है, ट्रस्ट हॉस्पिटल्स बनाता है, बहुत सारे ट्रस्ट कॉलेजेस चलाते हैं, बहुत सारे ट्रस्ट स्कूल्स चलाते हैं, और बहुत सारे ट्रस्ट, ठीक है, बहुत सारे ट्रस्ट बिजनेस एक्टिविटी भी करवाते हैं। एवरीवन विथ मी? अब देखो बेटा, क्या हमारे लिए ये रेलेवेंट है क्या? नहीं। स्कूल, कॉलेज, अदरक, लहसुन, अनका डिमका कोई रेलेवेंट नहीं है। एक मिनट, लिसन टू मी वेरी केयरफुल। लिखने के पहले एक बार सुनो, अच्छे सुनो, लिखना बंद करो। तो सर, आप ट्रस्ट के नाम पे बोलना क्या चाह रहे हो? क्या तुमने कभी तिरुपति बालाजी ट्रस्ट सुना है क्या? क्या तुमने कभी तिरुपति बालाजी ट्रस्ट सुना है? ऑब्वियसली यस। क्या तुमने कभी शिरडी साई बाबा ट्रस्ट सुना है? यस, हाँ या ना? तो अब देखो बेटा, ट्रस्ट एक तरह का एंटिटी कंसेप्ट के अंदर आ जाता है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अंदर एक चीज होती है ट्रस्ट। ट्रस्ट एक तरह का एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोला जाता है, आप उसको जो भी नाम दो। तो ट्रस्ट एक क्रिएट किया जाता है, एक लीगल बॉडी होती है जिसके अंदर स्कूल्स चलाए जाते हैं, जिसके अंदर कॉलेजेस चलाए जाते हैं, और जिसके अंदर रिलीजियस एक्टिविटी भी की जाती है, जिसके अंदर रिलीजियस एक्टिविटी भी की जाती है। आर वी क्लियर? अब नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये जितने भी नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनका इंटेंशन देखो, इनका इंटेंशन क्या है? इनका इंटेंशन है टू सर्व दी सोसाइटी। इनका इंटेंशन क्या है? टू सर्व दी सोसाइटी। ठीक है, और ठीक है, जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, पीओ मतलब प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, इनका अल्टीमेट इंटेंशन इज टू अर्न प्रॉफिट। इनका अल्टीमेट इंटेंशन क्या है? प्रॉफिट कमाना। और इनका अल्टीमेट इंटेंशन क्या है? अब इनका अल्टीमेट इंटेंशन क्या लिखेंगे आप? इनका अल्टीमेट इंटेंशन हम लिखेंगे इज टू सर्व दी सोसाइटी। मैंने क्या लिखा? अल्टीमेट इंटेंशन इज टू सर्व दी सोसाइटी। अब क्या ये सही है? यस। मैं आपको जेन्युइन फीडबैक बता रहा हूं। मैं तिरुपति बालाजी ट्रस्ट गया था, इन द सेंस मैं तिरुपति बालाजी गया था। भाई साहब, मेरा वहां पे लिविंग कॉस्ट, खाने का और रहने का, दिन का मात्र 150 रुपए आ रहा था मैक्सिमम, जिसमें मैं रुका बहुत अच्छी जगह था। मैं तीनों टाइम का भरपेट खाना खा रहा था। हाँ, खाने में मैं राइस खा रहा था, ओके। बट अब ये सोचो, आज के तारीख में भी अगर आपका पर डे का खाने और रहने का खर्चा 150 रुपए या उससे कम आ रहा है, तो बॉस, आपने महीने का आपको कितना चाहिए?
4,500। और एक साल का कितना चाहिए बताओ? अगर एक महीने का 4,500 चाहिए रहने के लिए, तो साल भर कितना लगेगा? साल भर का सिर्फ आपको 54,000 रुपीज चाहिए, अगर आप तिरुपति बालाजी जाके रह रहे हो तो। ओके, आर वी क्लियर? तो क्या मैं बोल सकता हूं एट द एंड ऑफ द डे, तिरुपति बालाजी में अगर आप जाके रहते हो तो उन्होंने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, और ताकि लोग आए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे श्रद्धालु आए, उन्होंने वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम कर दिया। यस और नो? ठीक है, तो अब देखो बेटा, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि जैसा आप सोचते हो यार ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं ये तो प्रॉफिट कमाते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, यार ये जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं ये भले ही ट्रस्ट हो लेकिन ये बहुत सारा प्रॉफिट कमाते हैं। हाँ मैं मान रहा हूं, बट ऐसे कुछ कुछ ट्रस्ट है जो रियली वर्क करते हैं। अब मैं तुमको एक ब्रांड का नाम बताना चाहता हूं, मैं तुमको एक ब्रांड का नाम बनाना चाहता हूं। क्या ये ब्रांड के बारे में आपने सुना है क्या? ओ, क्या तुमने ब्रांड का नाम सुना है? जल्दी बताओ। इट्स इट्स वन ऑफ द लग्जरियस ब्रांड इन वॉचेस। ठीक है, राहुल सर इसकी घड़ी पहनते हैं। रोलेक्स, रोलेक्स आपके लिए बता दूं इज अ नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। अरे सर, रोलेक्स एक नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है? हाँ सर, आप क्या बोल रहे हो? रात को कुछ हुआ है क्या आपके साथ? मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। रोलेक्स इज अ नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। सर, रोलेक्स एक वॉच सेल करता है एवरेज 5 लाख रुपए में। रोलेक्स एक वॉच को सेल करता है 5 लाख रुपए में, और इसी वॉच का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है मात्र 1 लाख रुपए। इसी वॉच का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होता है? मात्र 1 लाख रुपए। सर, तो सर वो तो 5 लाख का सेल करके 1 लाख के कॉस्ट का काट के वो 4 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाता है। सर, आप बोल रहे हो कि वो नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो प्रॉफिट कमा रहा है। बेटा आप समझो, अब वो ये प्रॉफिट का क्या करेगा? इस प्रॉफिट का वो 90% चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज करेगा। वो इस प्रॉफिट का 90% चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज करेगा, और बाकी का 10% अपने पास रिजर्व बना के रखता है इमरजेंसी के लिए। किसके लिए? इमरजेंसी के लिए। सर हमको नहीं समझ रहा, आपने क्या बोला? आपने क्या बोला कि नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट नहीं कमाते? ये तो प्रॉफिट कमा रहा है। बेटा आप समझो, ये प्रॉफिट कमा रहा है, बट इसका अल्टीमेट इंटेंशन देखो। इसका अल्टीमेट इंटेंशन क्या है? इसका अल्टीमेट इंटेंशन इज टू सर्व दी सोसाइटी। अल्टीमेट इंटेंशन क्या है? टू सर्व दी सोसाइटी। देखो क्या होता है, मैं ना दिल से बहुत अच्छा इंसान, मैं दिल से बहुत अच्छा इंसान हूं। मेरे को ना बहुतों के लिए काम करना है। मैं चाहता हूं कि रोज रात को कोई भूखा ना सोए।
आई लिटरली वॉन्ट कि यार एटलीस्ट हम क्या कर सकते हैं कि हम लोगों को खाना खिला सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट। अब मैं एक इंसान कितने लोगों को खाना खिला पाऊंगा, वो भी रोज? अगर मैं जितना पैसा मैं कमाता हूं, अगर मैं उसको पूरा एक साथ लगा भी दूं, तो मैं कितने लोगों को खाना खिला पाऊंगा? मैं बहुत सारे लोगों को खाना नहीं खिला पाऊंगा। तो बेटा देखो, दान धर्म करने के लिए भी ना पैसा लगता। अब मैं लोगों से डोनेशन मांग रहा हूं, लोग मेरे को डोनेशन नहीं दे रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि यार ये इंसान ना डोनेशन किसी और पर्पज के लिए यूज कर रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है, जितनी भी संस्थाएं आती है, नई नई संस्थाएं आती है जो रियली काम करना चाहती है लोगों के लिए, बट वो बंद हो जाती है। उसका रीजन क्या है? उनकी डिपेंडेंसी डोनेशन पर होती है, उनकी डिपेंडेंसी लोगों के चंदे से होती है। आर वी क्लियर? अब रोलेक्स ने सोचा यार देखो, मेरे को लोगों के लिए काम तो करना है, ये पक्का है, लेकिन मैं अपनी डिपेंडेंसी लोगों पे नहीं रखना चाहता हूं। किसके लिए? डोनेशन के लिए। तो रोलेक्स बिजनेस चलाता है, वो बिजनेस से जो प्रॉफिट आता है, वो प्रॉफिट को वो चैरिटी के लिए यूज करता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, ये एक बहुत अच्छा तरीका है, आप दान भी कर रहे हो लेकिन आप लोगों पे डिपेंडेंट भी नहीं। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर टिल हियर? सेम गोज विद रतन टाटा ऑल्सो। इफ यू टॉक अबाउट रतन टाटा, ठीक है, रतन टाटा बहुत अच्छा खासा पैसा कमाता है, ठीक है, दे अर्न लाइक एनीथिंग। रतन टाटा सर अर्न्स लाइक एनीथिंग, बट ही डोनेट्स लाइक एनीथिंग। इतना दान जिसका हक नहीं। तो जब आपके पास एक बहुत तगड़ा बिजनेस है, तो आप दान करने का भी सोच सकते हो, लोगों के लिए वर्क करने का भी सोच सकते हो। दिस इज द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय रोलेक्स। आर वी क्लियर? आपको देखना है अल्टीमेट इंटेंशन क्या है, आपको देखना है अल्टीमेट इंटेंशन क्या है। क्या अल्टीमेट इंटेंशन टू सर्व सोसाइटी है क्या? यस। तो बात खत्म। भले ही वो प्रॉफिट कमा के सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं, बट रोलेक्स विल बी टर्म्ड एज अ नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? ओके, लेट्स मूव फर्दर। होप सो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ रही होगी कि यार एट द एंड ऑफ द डे एक नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाती है। अब जो बच्चों ने 12th में पढ़ा होगा या 11th में पढ़ा होगा एनपीओ, कभी तुमने ये नहीं पूछा कि सर हम जब एनपीओ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते तो सरप्लस आता है, आप तो बोले ये नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो सरप्लस क्यों आ रहा? बेटा वो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस करती है, सरप्लस जनरेट करती है, चैरिटी में यूज करती है। आर वी क्लियर? चलो लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक एक प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में और क्या फर्क होता है यार? और भी कुछ फर्क होता होगा। देखो, यहां पे एक नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है और यहां पे एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पीओ मतलब प्रॉफिट मेकिंग, एनपीओ मतलब नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है। अच्छा, अब ना हम अलग अलग टर्मिनोलॉजी सुनते हैं। देखो बेटा, आप जब प्रॉफिट मेकिंग में लेजर पोस्टिंग कर रहे थे, तो आपने कैश अकाउंट बनाया, हाँ या ना? एवरीवन विथ मी? क्या आपने कैश अकाउंट बनाया? यस। क्या आपने बैंक अकाउंट अलग से बनाया? यस सर। क्या आप लेजर पोस्टिंग करते वक्त ट्रेडिंग अकाउंट लिखते हो? क्या आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हो? यस सर। क्या हम बैलेंस शीट बनाते हैं? यस सर। तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, नॉर्मली ये सारी की सारी चीजें बनाता है। बट एक नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कैश और बैंक के जगह एक कंसोलिडेटेड अकाउंट बनाता है। उस कंसोलिडेटेड अकाउंट को बोला जाता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। उस कंसोलिडेटेड अकाउंट को क्या बोला जाता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब आगे की बात करते हैं। सर, एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाता है, बट
एक नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इनके जगह सिंपली एक ही अकाउंट बनाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड बट ऑब्वियस दोनों में बैलेंस शीट तो बनेगी, बैलेंस शीट का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ओके, बैलेंस शीट का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। सर अगर मेरी इनकम इज ग्रेटर देन माय एक्सपेंस, तो मैं उसे क्या बोलता हूं? प्रॉफिट बोलता हूं, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के केस में। और अगर मेरी इनकम मेरे एक्सपेंस से कम होती है तो मैं क्या बोलता हूं उसे? मैं लॉस बोलता हूं। मैं उसे क्या बोलता हूं? लॉस बोलता हूं। बट यहां पे अगर आपकी इनकम आपके एक्सपेंस से ज्यादा है तो आप प्रॉफिट के जगह क्या बोलते हो? सरप्लस। आप प्रॉफिट वर्ड यूज ही नहीं कर सकते ना, बिकॉज आप कौन से टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हो? आप नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आप प्रॉफिट नाम का शब्द ही यूज नहीं कर सकते। तो आप प्रॉफिट के जगह क्या यूज करते हो? सरप्लस। नाम चेंज कर दे रहे हो आप लॉस की जगह क्या यूज कर सकते हो? कर सकते हो नहीं, करते हैं, डेफिसिट। तो डिफरेंस क्या है? प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट बोलती है, उसी चीज को नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन सरप्लस बोलती है। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन अगर इनकम आपकी कम है एक्सपेंस से तो लॉस बोलती है, उसी चीज को नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन डेफिसिट बोलती है। आर वी क्लियर एवरीवन? ये कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव में, ठीक है। अब कौन से अकाउंट एक नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाती है? मैंने आपको सीधा सा बता दिया, नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन दो अकाउंट बनाती है। एक होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक बात समझ लो राजा, एवरीवन कॉन्सेंट्रेट वेल। अगर आपको ये चैप्टर हलवा पूरी लग रहा होगा, मैं आपके लिए बता देता हूं, ये चैप्टर पे डिपेंडेंट है इसका नेक्स्ट वाला चैप्टर फाइनल अकाउंट्स। ओके, और फाइनल अकाउंट्स पे डिपेंडेंट है अकाउंटिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो अगर तुमने ये चैप्टर में धांधलेबाजी की, धांधलेबाजी मतलब मजाक मस्ती फालतू की हरकतें, तो बॉस मैं आपको आज बता रहा हूं कि अगले दो चैप्टर आपके बहुत कठिन जाएंगे, आपकी लाइफ में बहुत दिक्कत होगी। और जो चीज मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं वो फॉर श्योर मैं फाइनल अकाउंट्स में रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि डुप्लीकेशन होता है। और वो सेम चीज मैं अकाउंटिंग ऑफ इनकम रिकॉर्ड्स में रिपीट नहीं कर पाऊंगा। यहां पे मैं लॉजिक दे सकता हूं, वहां पे मैं क्विक ओवरव्यू दूंगा। तो मेक श्योर आप अपना ट्रैक से बाहर ना हो जाए और ये चैप्टर्स पे कॉन्सेंट्रेट करें। एनपीओ, फाइनल अकाउंट्स, इनकम्प्लीट अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स के अंदर दो आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग, तो टेक्निकली चार चैप्टर। ओके, ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और दूसरा क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दूसरा क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, ठीक है। अब मेरे सवाल शुरू होने वाले हैं, ध्यान दें यहां पे सबके सब। मैं आपको 2 मिनट का समय खुद से देता हूं सोचने के लिए। आज समय लीजिए और मुझे सोच के बताइए इन दोनों अकाउंट में मेजर फर्क क्या है। आई रिपीट, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं। लेट्स सी कौन एक करेक्ट, 1 मिनट देता हूं, चलो 2 मिनट भी क्यों, कौन मुझे करेक्ट आंसर दे पाता है कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। सर वेटेज कितना है किसका? एनपीओ का 10 मार्क्स, 10 to 15 मार्क्स, और एक अटेम्प्ट में 36 मार्क्स के लिए आया था। वो अटेम्प्ट बहुत वाइल्ड अटेम्प्ट था, 36 मार्क्स के लिए एनपीओ उतरा था। 10 AM की सब्जेक्ट का क्विज है क्या? मुझे नहीं पता बेटा,
डेबिट और क्रेडिट, अरे बेवकूफा, डेबिट क्रेडिट। सर रिसीट एंड पेमेंट इज ऑन कैश बेसिस एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन अक्रूवल बेसिस। ओके, कशफा ने एक आंसर दिया है, फर्स्ट कैश बेसिस, सेकंड इनकम एंड एक्सपेंस। ओके, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ कैश आता है। ओके, चलिए लेट्स डिस्कस अबाउट द बेसिक डिफरेंस। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ऑब्वियसली अकाउंट है तो डेबिट क्रेडिट तो आएगा ही आएगा। डेबिट ऑन द लेफ्ट, क्रेडिट ऑन द राइट। डेबिट क्रेडिट तो आना ही है, नाम से ही समझ में आ रहा है, हमें पता है पैसा आया तो डेबिट, यहां तो सबको आया है, पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कुछ नया नहीं बता रहा हूं मैं, खर्चा डेबिट होगा और कमाई क्रेडिट होगी। खर्चा डेबिट, कमाई क्रेडिट। अब यहां से ना इसके आगे की बात ढंग से सुनो। देखो बेटा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को कोई लेना देना नहीं है कि कौन से साल का पैसा आ रहा है या कौन से साल के लिए पैसा जा रहा है। यहां पे पैसा आया तो डेबिट, कौन से साल का है वो मैटर नहीं करता। पैसा गया तो क्रेडिट, कौन से साल के लिए गया वो मैटर नहीं करता। पैसा आया तो डेबिट होता है, पैसा गया तो क्रेडिट होता है। इट डजंट मैटर एट ऑल कि भाई तुमने पिछले साल का पेमेंट किया कि तुमने अगले साल का पेमेंट किया कि तुमने इस साल का पेमेंट किया। तुमको पिछले साल का पैसा मिल रहा है, करंट ईयर का पैसा मिल रहा है कि नेक्स्ट ईयर का पैसा एडवांस मिल रहा है, फर्क नहीं पड़ता। यहां पे ईयर डजंट मैटर। देखो बेटा, आती हुई लक्ष्मी को कोई रोक सकता है क्या? नहीं। तो कोई भी साल का पैसा आए या कोई भी साल का पैसा जाए, आप रिसीट एंड पेमेंट में उसकी अकाउंटिंग करोगे। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर थोड़ा खुददार आदमी है, वो क्या बोलता है, भाई देखो मैं ना मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है। मैं बोल रहा हूं सिर्फ करंट ईयर के खर्चे डेबिट और सिर्फ करंट ईयर की कमाई क्रेडिट। करंट ईयर के खर्चे डेबिट और सिर्फ करंट ईयर की कमाई क्रेडिट। आर वी क्लियर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या बोलता है? सिर्फ करंट ईयर के खर्चे और सिर्फ करंट ईयर की कमाई। ठीक है, अब हम इस पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, चल ये आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है और ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ईयर कौन सा है? 2023। इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप कौन से साल के लिए बना रहे हो? 2023 के लिए। ठीक है, अब डेबिट साइड मतलब पैसा आया, मुझे फीस मिली, मैं क्लासेस लेता हूं तो मुझे फीस मिली। अब फीस कौन से साल के लिए? सर आपका भी 2023 ही चल रहा है। यस, बट 2023 में एक बच्चा था जिसको मैंने 2021 में पढ़ाया था, बेचारे के पास तब पैसे नहीं थे, उसने मुझे 2023 में पैसे दिया, ठीक है। एक बच्चा था जिसको मैंने पढ़ाया था बट पैसे नहीं मांगा था, वो बच्चा पास हो गया तो उसके माँ बाप खुश हो गए, मेरे को पैसे देने आ गए थे। ठीक है,
तो 2022 का पैसा मिला मुझे 15,000 रुपए। 2023 में मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, 2023 का 15 लाख रुपए मिला। और 2024 मैंने बोल दिया भाई साहब देखो, जिसको मेरे पास लिमिटेड सीट है, जिसको पढ़ना है वो रजिस्ट्रेशन करवा लो, ठीक है। तो 2023 में 2024 का पैसा भी आ गया। रजिस्ट्रेशन लोगों ने एडवांस में रजिस्ट्रेशन करवाया 2.5 लाख। फिर क्या हुआ, जिस प्रीमाइसेस में मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, उसका मैंने इंश्योरेंस करवाया। उसका मैंने क्या करवाया, इंश्योरेंस करवाया, ठीक है। अब इंश्योरेंस मैंने कब करवाया, मैंने इंश्योरेंस लिया है 30 जून 2023, ठीक है। और इंश्योरेंस एक्सपायर कब होगा, 30 जून 2024, ओके। कितने का इंश्योरेंस लिया मैंने इंश्योरेंस लिया है 50,000 रुपए का। 50 नहीं लेते, हाँ चलो 50 ही ले लेते हैं, ओके। और मैंने स्टाफ, मेरे पास जो काम करते हैं, उनको सैलरी दिया। अब इसमें से एक बंदा था, ठीक है, इसमें से एक बंदा था जिसके घर पे कुछ दिक्कतें आ गई थी, तो उसने वो मेरे पास एडवांस मांगने आया था, तो मैंने उसे एडवांस दे दिया था 50,000 रुपए का, ओके। अब मुझे आपसे जानना है, ये तो मेरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, एकदम सिंपल। कितना पैसा आया, 15 और 2.5 17.5, 17.5 और 20, ठीक है। 17,70,000 रुपए आए, सबको दिख रहा है, 17,70,000 रुपए आए, ये सबको दिख रहा है। होप सो सबकी आंखों में कोई दिक्कतें नहीं है, ठीक है, सबको दिख रहा है कितना पैसा आया है, 17,70,000 रुपए आए हैं, ओके। तो आपका डेबिट साइड का टोटल 17,70,000 है, तो क्रेडिट साइड का टोटल 17,70,000 हो जाएगा। तो आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, बाय बैलेंस कैरी डाउन, 17,70,000 माइनस 50,000 माइनस 50,000 माइनस 5 लाख, तो मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, 11,70,000, ओके। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं कि यार मेरी कमाई कितना है, मेरा खर्चा कितना है, और मेरा कितना सरप्लस है। आपके पास गिनती का 1 मिनट है सोचने के लिए, सोचो। जो रिकॉर्ड में देख रहा है यहां पे पॉज करो और आंसर दो। हाँ जी, चलिए बताएं। चलिए जल्दी, अब है, आप आंसर दो बेटा। आंसर आया तो ठीक है, आंसर नहीं आया तो कोई बात नहीं, यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन आंसरिंग। व्हाट्स माय सरप्लस, मेरा सरप्लस कितना है, लेट्स सी। बेटा गलत या सही डजंट मैटर, ट्राई करो। मैंने आपको पूरा तो नहीं पढ़ाया, गलत या सही डजंट मैटर, बट ट्राई। डन 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 डन।
अब देखो बेटा, सबसे पहला ये जो बैलेंस कैरीड डाउन है, ये बैलेंस कैरीड डाउन क्या बताता है? ये बैलेंस कैरीड डाउन ये बताता है कि मेरे बैंक अकाउंट प्लस मेरे पास जो रोकड़ा पड़ा है, मेरे बैंक का बैलेंस प्लस जो मेरे पास जेब में रोकड़ा पड़ा है, ये दोनों मिला के 11,70,000 रुपए पड़े हुए हैं मेरे पास। मेरे पास टोटल कितना पैसा पड़ा हुआ है? 11,70,000 अभी बैंक प्लस मेरे जेब में मिला के कितना पैसा पड़ा हुआ है? 11,70,000। अब दिस इज नॉट माई इनकम। ये 11,70,000 इज नॉट इक्वल टू माई इनकम। क्या ये मेरे इनकम से इक्वल है क्या? नहीं, सॉरी, दिस इज नॉट इक्वल टू माई सरप्लस। सरप्लस मतलब एक तरह से मेरा नेट प्रॉफिट। क्या है मेरे सरप्लस से इक्वल है क्या? द आंसर इज नो। एक कंफ्यूजन आपके दिमाग से निकाल दो कि जो बैलेंस कैरीड डाउन है वो आपका नहीं सर, ये मेरी कमाई नहीं है। ओके, अब मैंने आपको क्या बोला? सबसे पहले यहां पे 2023 लिखा है, यहां पे 2023 लिखा है, और अगर 23-24 लिखता था, अगर 2023 लिखा है तो मेरा साल शुरू हो रहा है 1 जनवरी को और मेरा साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को। अगर मैं 23-24 लिखता हूं तो मेरा साल शुरू होता है 1 अप्रैल को और वो खत्म होता है 31 मार्च को। ओके, यहां पे मैंने 23 लिखा है तो मेरा साल शुरू हो रहा है 1 जनवरी को और मेरा साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को। तो करंट सिनारियो में मेरा साल कब शुरू हो रहा है? 1 जनवरी 23 को आपका साल शुरू हो रहा है और आपका साल खत्म कब होगा? 31 दिसंबर 23। सबसे पहले तो मेरे को समझ में आना चाहिए मेरा साल कौन सा चल रहा है। मेरा चल रहा है साल 2023 जो कि शुरू हो रहा है 1 जनवरी को और खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को। अब सब यहां पे ध्यान देंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या बोलता है? सिर्फ करंट ईयर। तो मेरी करंट ईयर की कमाई कितनी आई है? मेरी करंट ईयर की फीस है सिर्फ 15 लाख रुपए। तो फीस मेरे लिए कमाई है, कमाई हो जाती है क्रेडिट। तो मेरी करंट ईयर की कमाई कितनी है? 15 लाख। सिर्फ आपको करंट ईयर देखना है। मैंने क्या बोला? इनकम एंड एक्सपेंडिचर को कोई लेना देना नहीं है कौन से साल का पैसा आ रहा है, कौन से साल के लिए पैसा जा रहा है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को, आई रिपीट, सो सॉरी, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को कोई लेना देना नहीं है। कोई भी साल का पैसा आ सकता है, कोई भी साल के लिए पैसा जा सकता है, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बहुत स्पेसिफिक बात करता है। वो बोल रहा है करंट ईयर की कमाई और करंट ईयर के खर्चे। तो मेरा करंट ईयर 2023 है, तो 2023 की कमाई कितनी है? 15 लाख रुपए फीस की। अब खर्चे क्या है? सबसे पहले सैलरी। मेरी 2023 की कितनी सैलरी है? 5 लाख। 2023 के लिए कितनी सैलरी है? 5 लाख। ओके, अब इंश्योरेंस की बात करते हैं। इंश्योरेंस मेरे लिए खर्चा होता है, यस। अब देखो बेटा, मैंने इंश्योरेंस का पॉलिसी कब लिया? 30 जून 2023। तो 2023 में जून को लिया तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो मेरे करंट ईयर में इस पॉलिसी के कितने महीने आ रहे हैं? 6 महीने ही आ रहे हैं। तो 50,000 एक साल के लिए है, बट मेरा जो ईयर है 2023,
उसमें इस पॉलिसी के कितने महीने आ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 6 महीने आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 6 महीने का खर्चा ले लूंगा, दैट इज 25,000, दैट इज 25,000। ठीक है, जब पॉलिसी लिया उसके बाद से पॉलिसी शुरू होंगी। मैं देख रहा हूं मेरे करंट ईयर में कितने महीने के लिए इस पॉलिसी एक्टिव है। ये पॉलिसी मेरे करंट ईयर में 6 महीने के लिए एक्टिव है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो खर्चा 6 महीनों का। ठीक है, चलिए अब टोटल लेते हैं। अब टोटल लेते हैं। मेरा क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 15 लाख। और मेरा डेबिट साइड का भी टोटल कितना आ जाएगा? 15 लाख। मेरा क्रेडिट साइड ज्यादा है, मतलब मेरी कमाई ज्यादा है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? सरप्लस। डिफरेंस क्या हो जाएगा? सरप्लस। सरप्लस कितना हो जाएगा? 9,75,000। सरप्लस कितना हो जाएगा? 9,75,000। ठीक है, अब ऑब्जर्व करो, मेरे बैंक अकाउंट में 11,70,000 पड़े हुए हैं, लेकिन इसमें से मेरी कमाई कितनी है? 9,75,000। ओके, मेरी कमाई कितनी है? 9,75,000। परफेक्ट, क्लियर। अब सर, ओके, हमें इतना तो समझ गया, लेकिन अब कुछ फिगर्स की बात करते हैं। सर आपने इन फिगर के बारे में तो कुछ बताया नहीं कि इनकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे। लाइक ये 5 लाख की हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे सर? हमने पेमेंट तो कर दिया, तो इसका हम क्या करेंगे? बताता हूं बेटा। सर यहाँ पे ये 2.5 लाख का हम क्या करेंगे? आपने बताया नहीं। ये 15,000 का हम क्या करेंगे? आपने बताया नहीं। ये 5,000 का हम क्या करेंगे? आपने बताया नहीं। 50 में से 25 चला गया, तो बाकी 25,000 का हम क्या करेंगे? आपने बताया नहीं। परफेक्ट। अब हम बात करेंगे फर्दर कि जो बच गए हैं उनका क्या करना है। जो बच गए हैं उनका क्या करना है। ठीक है, एक बार पूरा वापस रिपीट कर देता हूं। मेरे पास अलग अलग ईयर की फीस आ रही है। 2021 की कुछ फीस पेंडिंग थी, वो 2023 में आई है। 2022 की कुछ फीस पेंडिंग थी, जो 2023 में आई है। 2023 में मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, तो वहां की फीस आई। और क्योंकि मैंने बोला कि मैं अपना रजिस्ट्रेशन, मेरे पास सीट लिमिटेड है, तो जिसको एडवांस में रजिस्ट्रेशन करवाना है तो करवा लो, तो जो मैं 2024 में पढ़ाने वाला हूं उसका फीस भी अभी आ गया। ओके, तो टोटल मेरे पास 17,70,000 रुपए आए हैं। पैसा 17,70,000 रुपए पैसा आया। ओके, मैंने फिर ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट किया। मैं जिस प्रीमाइसेस में पढ़ाता हूं उस प्रीमाइसेस का इंश्योरेंस पॉलिसी लिया। जो मेरे यहाँ पे काम करते हैं, मैंने उनको सैलरी पे किया। ओके, अब मेरा आपसे एक ही सवाल रहेगा हमेशा जब भी मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर पढ़ाऊंगा। मेरा करंट ईयर क्या है? 2023। तो 2023 का खर्चा बताओ और 2023 की कमाई बताओ। सर 2023 की कमाई 15 लाख फीस के नाम पे। 2023 में हमने सैलरी में 50,000 रुपए साल भर के दे दिया, ये 50,000 एडवांस है, तो मेरा साल भर का खर्चा कितना है? 50,000। अब इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करते हैं। मेरा आपसे सवाल है, करंट ईयर का खर्चा कितना? तो आपका सवाल होना चाहिए, सर ये इंश्योरेंस पॉलिसी हमने 30 जून को ली है, मतलब करंट ईयर में ये कितने महीने के लिए एक्टिव थी? सॉरी, करंट ईयर में ये कितने महीने के लिए एक्टिव थी? 30 जून को खरीदा, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो वो 6 महीने के लिए एक्टिव थी करंट ईयर में। तो टोटल पॉलिसी 50,000 की है, लेकिन करंट ईयर के लिए कितना बेनिफिट है? करंट ईयर से 6 महीने के लिए 6, तो 50,000 12 महीने के लिए। करंट ईयर में कितने महीने आ रहे हैं? 6 महीने आ रहे हैं, तो 50,000 इंटू 6/12, दैट इज 25,000। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब कुछ बेसिक फंडे चाहिए हमें फाइनल अकाउंट्स के, जो हम यहां टेकअप करते हैं। ठीक है, वो बेसिक फंडे क्या है, सब कॉन्सेंट्रेट करेंगे यहां पे। देखो एकदम सिंपल है राजा, बेसिक फंडे से हमने इतना समझ लिया है कि
जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, हमने लेजर पोस्टिंग की है, लेजर पोस्टिंग से हमने ट्रायल बैलेंस बनाया है, तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड फिगर्स होते हैं और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड भी फिगर होते हैं। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड भी फिगर होते हैं, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड भी फिगर होते हैं। अब अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट से अकाउंटिंग होती है, बट डेबिट के दो मतलब होते हैं, और क्रेडिट के भी दो मतलब होते हैं। डेबिट या तो वो आपके लिए खर्चा है या तो वो आपके लिए एसेट है। अगर ट्रायल बैलेंस में कोई चीज डेबिट साइड लिखी हुई है, या तो वो आपके लिए खर्चा है या तो आपके लिए एसेट है। मैं जर्नल एंट्री नहीं लिख रहा हूं, मैं अब ट्रायल बैलेंस के हिसाब से बात कर रहा हूं। हमने जर्नल एंट्री पास किया, जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग किया, लेजर पोस्टिंग से अब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया। अब ट्रायल बैलेंस में दो कॉलम रहते हैं, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। तो जो डेबिट कॉलम में आते हैं, डेबिट कॉलम में या तो खर्चे आएंगे या तो एसेट आएंगे, क्रेडिट कॉलम में या तो कमाई आएगी या तो आपके लिए लाइबिलिटी आएगी, या तो आपके लिए कमाई आएगी या तो आपके लिए लाइबिलिटी आएगी। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। हम जर्नल एंट्री पास नहीं कर रहे, हम ट्रायल बैलेंस के अंदर है। लेजर पोस्टिंग से मैंने ट्रायल बैलेंस बना लिया। ओके, अब एक एग्जांपल देता हूं आपको, जो मैं बोल रहा हूं उसका एग्जांपल देते हैं। क्या है, आपको एक बहुत तगड़े तरीके से लिंक हो जाएगा कि हाँ भाई यही तो हमने किया है। ओके, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, कैश ऑन द डेबिट साइड, क्यों कैश में हमेशा डेबिट साइड ज्यादा रहता है। बैंक में 75,000, ठीक है। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल एक लाइबिलिटी होती है, तो कैपिटल का जो भी बैलेंस होता है हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। ओके, परचेस एक खर्चा होता है, परचेस अकाउंट डेबिट होता है हमेशा जर्नल एंट्री में। यस सर। सेल्स क्या होता है सर? सेल्स से होती है मुझे कमाई, तो सेल्स में हमेशा क्रेडिट रहता है। सेल्स में हमेशा मुझे क्या मिलता है? क्रेडिट मिलता है। ओके, आगे लैंड एंड बिल्डिंग, ये मेरे लिए एसेट होती है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग 1,00,000 रुपए की। एक मिनट वेट ऑन, एक सेकंड रुक जाओ। तो अब 50,000 प्लस 75,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,00,000, 3,75,000, 3,75,000। ओके, क्या मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है? हाँ सर, आपका डेबिट साइड 3,75,000 और आपका क्रेडिट साइड 3,75,000। यस, तो क्या मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया? यस। अब ऑब्जर्व करो, ट्रायल बैलेंस का टैली होना मतलब एरिथमेटिकली एरर नहीं है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर याद करो,
अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली है तो प्रोबेबिलिटी है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एरर नहीं है। अब जस्ट ऑब्जर्व करो, डेबिट साइड को ऑब्जर्व करो। डेबिट साइड या तो एसेट या तो एक्सपेंस। कैश मेरे लिए एसेट होता है, यस। बैंक अकाउंट मेरे लिए एसेट होता है, यस। लैंड एंड बिल्डिंग मेरे लिए एसेट होता है, यस। परचेज मेरे लिए खर्चा होता है, या तो एसेट या तो एक्सपेंस। अब क्रेडिट साइड की बात करते हैं, या तो इनकम या तो लाइबिलिटी। सेल से होती है मुझे कमाई, तो मैंने क्रेडिट कर दिया। और कैपिटल एक तरह का कर्जा होता है ओनर का, तो यहां पे आ गया कैपिटल ऑन द लाइबिलिटी साइड। आर वी वेरी क्लियर? आर वी वेरी क्लियर टिल हियर? सॉर्टेड टिल हियर एवरीवन? तो ठीक है सर, यहां तक तो हमको सॉर्टेड। ओके, अब हमने एक और चीज पढ़ी थी, ठीक है, अक्रूवल प्रिंसिपल। हमने क्या पढ़ा था? अक्रूवल प्रिंसिपल, ठीक है। तो हम उसकी बात करते हैं एक बार। अब देखो बेटा, जितना हमने आज तक पढ़ा है मैं उन सबको मर्ज कर रहा हूं एक साथ, सो मेक श्योर आप अपना कंसंट्रेशन लैक ना करें। हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, उस प्रिंसिपल का नाम है मैचिंग प्रिंसिपल। और हमने एक अजम्पशन पढ़ा था, उस अजम्पशन का नाम क्या है? अक्रूवल अजम्पशन। ओके, अब सर मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है? मैचिंग प्रिंसिपल सीधी सीधी बात करता है, मैचिंग प्रिंसिपल सीधी सीधी बात करता है इनकम का पीरियड मैच होना चाहिए एक्सपेंस के पीरियड से। इनकम का पीरियड मैच होना चाहिए एक्सपेंस के पीरियड से। परफेक्ट। अब अक्रूवल असम्पशन क्या बोलता है? पैसा मिल गया या पैसा मिलने वाला, पैसा पे कर दिया या पैसा पेबल है। आपको चारों सिनारियों को रिकॉर्ड करना है। पैसा मिल गया या मिलने वाला है, पैसा दे दिया या हम देने वाले हैं। ओके, चारों सिनारियों को रिकॉर्ड करो। परफेक्ट। होप तो सबको इतना तो रिकलेक्ट हो रहा होगा। अब मैं अपने टॉपिक को इसके साथ मर्ज करना चाहता हूं, ठीक है। देखो बेटा, पहला, मैंने 2023 में 150 बच्चों को पढ़ाया। मैंने 2023 में कितने बच्चों को पढ़ाया? 150 बच्चों को मैंने पढ़ाया, ठीक है। हर बच्चे से अरे तुमने कभी ना कभी ऑफलाइन गए होंगे, तो तुम ऑफलाइन में ये करते थे ना, तुम, ओए सर के क्लास में कितने बच्चे हैं? 100 बच्चे हैं, एक बच्चे से 10,000 रुपए लेते, सर ऐसे 3 बैच लेते हैं तो 10,000, ऐसे 3 बैच, मतलब एक बैच में 100 है तो 3 बैच में 300 हो गए, पर बच्चे से लेते हैं 10,000, तो 300 इंटू 10। ओ सर का टर्नओवर, अबे तुमको खर्चे नहीं दिखते, ओके, तुमको सिर्फ सर का टर्नओवर दिखता, खर्चे नहीं दिखते। या जो भी फैकल्टी के तुम पास पढ़ते होंगे, या तुमने कभी किया होगा बचपन में, हाँ ना, ये किया है, ये बचपन में किया है बहुतों ने, तुमने ऐसे कैलकुलेशन मारते हो। यस, ऐसा मैंने भी किया है। और हमें ना तब देख के लगता है क्या भाई, क्या टर्नओवर है। अरे तुमको आटे दाल का भाव नहीं पता भाई, तुमको सिर्फ वहां नंबर ऑफ बच्चे दिखते हैं, उसके पीछे खर्चे नहीं दिखते, ठीक है। तो अब मैंने 150 बच्चों को पढ़ाया, ठीक है। अब क्योंकि मैं पैसे के पीछे नहीं भगता, जैसे पीडब्ल्यू में मैं 3,500 पर महीने की सैलरी लेता हूं, मैंने बच्चों से साल भर पढ़ाने का 100 रुपए लेता था, ठीक है। हर बच्चे से मैं साल भर पढ़ाने का कितना लेता था? 100 रुपए। बिकॉज मेरे को लगता है कि बच्चा पैसा दे दे, बस कितना दे दे? 100 रुपए दे दे, कि मेरा मोटा मोटी वहां का बिजली का बिल निकल जाए।
ठीक है, बस इतना ही। ओके, तो मैं 100 रुपए लेता था। तो अब मेरे को बात बताओ, मेरी कमाई कितनी हुई? मेरी कमाई कितनी हुई? देखो धीरे धीरे करके बात कर रहे हैं। 150 बच्चे, हर बच्चे से 100 रुपए, 150 बच्चे, हर बच्चे से 100 रुपए, तो मेरी कमाई कितनी हुई? 15,000 रुपए। मेरी कमाई हुई कितनी? मेरी कमाई हुई है 15,000 रुपए। ओके, अब मैं तुमको एक रियलिटी बता रहा हूं। ये तो तुमने काउंटिंग किया, ये तुम्हारे हिसाब से मेरी कमाई। ओके, ये तुम्हारे हिसाब से मेरी कमाई। अब मैं इसके पीछे का तुमको बैकग्राउंड दे रहा हूं। 150 बच्चों में से 120 बच्चों ने फीस पे कर दिया। कितने बच्चों ने? 120 बच्चों ने फीस पे कर दिया। तो बाकी के 30 बच्चों से फीस मुझे क्या है? रिसीवेबल। 120 बच्चों ने फीस पे कर दिया और बाकी के 30 बच्चों से मुझे फीस क्या है? रिसीवेबल। मुझे फीस क्या है? रिसीवेबल। ओके, तो अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? देखो बेटा, मेरी कमाई हुई है 15,000, फीस रिसीव्ड, फीस रिसीवेबल। ओके, कितना पैसा मिल गया, कितना पैसा मिलना बाकी है? ओके, कितना पैसा मिल गया? 12,000 मिल गया। अभी भी कितना मिलना बाकी है? इज एवरीवन क्लियर टिल हियर? क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? 15,000 जो कि मेरी कमाई है, उसमें से 12,000 मिल गए, 3,000 अभी भी मिलना बाकी है। तो अब सर ये 15,000 आपकी कमाई है? यस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखा दो, बिकॉज ये मेरी करंट ईयर की कमाई है। सर आपको पैसा कितना मिला? 12,000। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड 12,000। रिसीट एंड पेमेंट में डेबिट साइड कितना दिखेगा? 12,000। अब सर बाकी का जो 3,000 रिसीवेबल है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड। आर यू वेरी क्लियर ऑन दिस एवरीवन? जब भी मुझे को पैसा रिसीवेबल मतलब एसेट होता है मेरे लिए। ये मैंने करोड़ों बार, मतलब करोड़ों बार नहीं, 100-200 बार बोल दिया होगा, रिसीवेबल मेरे लिए एसेट। ओके, पैसा मिला तो डेबिट, कमाई क्रेडिट, क्या वही चीज आ गई? यस। वंस अगेन ऑब्जर्व करो, एसेट मतलब डेबिट होता है, जस्ट मैंने अभी पढ़ाया तुमको। तो अकाउंट्स का कुछ ब्रीच हो रहा है क्या? नहीं। क्रेडिट 15,000, डेबिट भी 15,000। हाँ मैं मान रहा हूं कि 12,000 रिसीट एंड पेमेंट डेबिट हुआ, बाकी का 3,000 बैलेंस शीट के एसेट्स है, लेकिन क्रेडिट 15 है तो डेबिट भी 15 है। ओके, अब ये फीस रिसीवेबल को आप बोलते हो अक्रूड इनकम। इसी फीस रिसीवेबल को आप क्या बोलते हो? अक्रूड इनकम। तो आज के बाद तुमने अक्रूड नाम का शब्द सुना और उसके साथ इनकम लग गया। अक्रूड इनकम मतलब पैसा रिसीवेबल है। अक्रूड इनकम मतलब पैसा क्या है? रिसीवेबल। आई होप सो सबको ये पहला चीज समझ गया होगा अच्छे से। ठीक है, चल थोड़ा सा मैं स्पेस बनाता हूं अपने लिए।
सबको अक्रूवल अजम्पशन का इंप्लीकेशन समझ गया भाई? यहां मैंने किसको अडॉप्ट किया, यहां मैंने मैचिंग को लगाया। मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से 2023 में मैंने 150 बच्चों को पढ़ाया, हर बच्चों से 100 रुपए की फीस, तो मेरी कमाई है 15,000। अब अक्रूवल के हिसाब से पैसा मिल गया या मिलने वाला है, दोनों को रिकॉर्ड करो। मिल गया 12,000 रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड, मिलने वाला है 3,000 बैलेंस शीट के एसेट साइड। ओके, अब तुमको क्या लगता है, तुमको क्या लगता है कि फ्री में पढ़ाया जाता है? नहीं। अब तुमको ये नहीं पता कि भाई साहब एडमिनिस्ट्रेशन में कितना खर्चा होता, मुझे सैलरी देनी पड़ती है, और सैलरी कितनी है? सैलरी है 5,000 रुपए महीना। सैलरी कितनी है? 5,000 रुपए महीना। तो अब मुझे बात बताओ, अगर मैं सैलरी देता हूं 5,000 रुपए महीना, तो साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। दैट इज मेरा खर्चा कितना हो गया? मेरा खर्चा हो गया 5,000 रुपए पर मंथ इंटू 12, दैट इज 60,000 रुपए का मेरा खर्चा हो गया। ओके, मेरा खर्चा कितना हो गया? 60,000 रुपए का मेरा खर्चा हो गया। ठीक है, 60,000 रुपए का खर्चा हो गया। अब तुमको एक बात बताऊं, मेरे पास जो स्टाफ वाफ काम कर रहा था ना, मैंने उनको बोला यार अगले 2 महीने का सैलरी ना तुम अगले साल में, तो उन्होंने मुझसे 10 महीने का सैलरी मैंने उनको पे कर दिया। मैंने बोला यार कुछ फाइनेंशियल दिक्कत है, 2 महीने की सैलरी मैं अगले साल दे दूंगा, थोड़ा एडजस्ट करो। ठीक है। और सर इलेक्ट्रिसिटी बिल? नहीं, मैं बिना पंखे के पढ़ाता, मैं बिना पंखे के पढ़ाता। सर मार्कर वार्कर? नहीं, मैं चौक यूज करता। ठीक है। और ज्यादा दिमाग खराब हुआ तो मैं किसी बच्चे की शर्ट ले लेता था, शर्ट पे लिखता था। भाई मैनेजमेंट होता है ये। 100 रुपए फीस में आखिर क्या क्या कर सकता है इंसान। ओके, तो मैं कभी किसी बच्चे को ऐसा खड़ा करता था, उसके शर्ट पे लिखता था। ओके, व्हाइट शर्ट बोलता था, मेरे क्लास में बच्चे व्हाइट शर्ट पहन के आते थे। ओके, अब सर आपने पे कितना किया? आपने 10 महीने का सैलरी पे कर दिया, तो क्या मैं बोल सकता हूं 2 महीने का सैलरी अभी भी पेबल है? 10 महीने का पे कर दिया, 2 महीने का सैलरी अभी भी पेबल है। आर वी क्लियर? चल, तो सैलरी पेड 5,000 रुपए 1 महीने का होता है, तो 10 महीने का 50,000। ओके, ठीक है सर। तो अब आपकी सैलरी पेएबल कितनी है? सैलरी पेएबल, सैलरी आउटस्टैंडिंग, जो भी आप इसे नाम दो, 60,000। ओ 10,000। ओके, तो अब आप मुझे जवाब दोगे, अब आप मुझे इस चीज का जवाब दोगे जल्दी जल्दी कि ये 60,000 रुपए कहां जाएंगे? सर 60,000 आपका खर्चा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड। 60,000 आपका क्या है? खर्चा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड। 50,000 आपने पे किया है, पैसा आता है तो डेबिट, पैसा जाता है तो क्रेडिट, तो रिसीट एंड पेमेंट के क्रेडिट साइड, और बाकी का 10,000 पेबल है। पेबल मेरे लिए लाइबिलिटी होती है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। और इतना तो आप मानोगे, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट, तो जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट। ओके, जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट। ओके गाइस, आर वी क्लियर टिल हियर एवरीवन? देखो मैं धीरे धीरे चल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने फाइनल अकाउंट आज तक नहीं पढ़ा है, कुछ बच्चों ने 12th और 11th में अच्छे से पढ़ा, लेकिन हम बेसिक डिस्कशन करते हुए अपना लेवल बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं थंब रूल बनाऊं, अगर मैं एक रूल सेट करूं
अगर मैं गलत हूं तो बता देना सर आप गलत हो। अगर मैं कुछ रूल सेट करूं कि बाद में ना जब मैं रिवाइज करूं ना मेरे को दिक्कत ना आए, तो सीधी बात है, अगर कोई चीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड है, कोई चीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड मतलब पैसा आया, तो उसका इफेक्ट या तो सॉरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड मतलब खर्चा होता है, माय बैड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड मतलब खर्चा, तो उसका एक इफेक्ट हो सकता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड हो, या बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। रिसीट एंड पेमेंट में डेबिट मतलब खर्चा। अब खर्चा या तो आपने पे किया होगा, या तो पेबल है या तो मिक्स, कुछ पे किया या कुछ पेबल, ठीक है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या आती है, कमाई आती है। अगर कमाई आती है तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड या बैलेंस शीट के एसेट साइड। इज एवरीवन सॉर्टेड टिल हियर? कमाई या तो मिल गई या तो मिलने हो गई है, कमाई या तो मिल गई या तो मिलने वाली है, या तो मिक्स ऑफ बोथ, कुछ पैसा मिल गया कुछ पैसा मिलना बाकी है। आर वी क्लियर टिल हियर एवरीवन? यहां तक सॉलिड, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या है, हमने ना आउटस्टैंडिंग देखा, फीस रिसीवेबल है, हमने वो देखा, फीस रिसीवेबल है हमने वो देखा, और हमने देखा खर्चा पेएबल है। क्या इसका एक और रेप्लिकेशन हो सकता है, एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है? यस, एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है। चलो उसके बारे में बात करते हैं एक बार। अब क्या हुआ, मैंने फीस बढ़ा दी यार, पूरा नहीं रहा था मेरे को। मैंने 1 साल 2 साल तो पढ़ाया, लेकिन अब शादी होने वाली है, तो शादी होने वाली तो बीवी के खर्चे भी रहेंगे, तो अब मैंने बीवी का खर्चा सोचते हुए मैंने 100 रुपए से 1000 रुपए कर दिया मेरी 1 साल की फीस। यार तो सर बीवी 900 रुपए खर्चा करवाएंगे आपका एक्स्ट्रा। बेटा देखो, आप ये मेरा रीजन है, अब मैं इसको कैसे जस्टिफाई करूं मुझे नहीं पता, बट यार शादी में खर्चे होते हैं तो मेरे को बट ऑब्वियस फीस बढ़ानी पड़ेगी, ओके। और दूसरा, मैं अच्छा पढ़ाने लगा था, अच्छा पढ़ने लगा तो डिमांड हो गई थी, डिमांड हो गई तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ाया मैंने, ओके। चल, अब क्या हुआ, 150 बच्चों में से, ठीक है, अब वापस से काउंटिंग, मेरी कमाई कितनी है, मेरी करंट ईयर की कमाई कितनी है, 150 बच्चे, हर बच्चे से 100 रुपए, और सॉरी 1000 रुपए, ₹1.5 लाख। सबको सॉर्टेड है यहां तक? आर वी क्लियर? करंट ईयर की कमाई कितनी है, 1.5 लाख। अब हो क्या रहा है, 150 बच्चों में से 125 बच्चों ने फीस पे कर दिया, 25 बच्चों की फीस रिसीवेबल है। लेकिन इस साल मेरे साथ एक चमत्कार हुआ, मैं 2023 में पढ़ा रहा था, और क्योंकि मैं अच्छा पढ़ा रहा था तो मेरे पास इंक्वायरीज आने लगी 2024 के लिए भी, मेरे पास इंक्वायरी आने लगी 2024 के लिए भी। तो अब मैंने 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया,
कब ओपन कर दिया? 2023 में रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया और मुझे 15 बच्चों का रजिस्ट्रेशन मिल गया और हर बच्चे ने 1000 रुपए पे भी कर दिया। मुझे 15 बच्चों से रजिस्ट्रेशन मिल गया और हर बच्चे ने 1000 रुपए पे भी कर दिया। आर वी क्लियर टिल एवरीवन? तुमको समझ में आ रहा है? एवरीवन, आर यू विथ मी टिल नाउ? क्या यहां तक सबको सॉर्टेड है? गाइस विथ मी एवरीवन, यहां तक सबको सॉर्टेड है या नहीं? जल्दी बताओ, बहकना मत। ठीक है, तो वापस से लिख रहा हूं, मेरी करंट ईयर की कमाई कितनी है? सर 150 बच्चे, हर बच्चे से 1000 रुपए, तो ये हो गया आपका 1.5 लाख। ये कितना हो गया आपका? 1.5 लाख। अब कितना पैसा मिल गया? कितना पैसा मिल गया? सर ये 2 मिनट, इसको 2024 को बाजू में रखो। कितना पैसा मिल गया? 125 बच्चे, हर बच्चे से 100 रुपए, 1000 रुपए, सॉरी, देख रहे हो 1000 रुपए में बोल भी नहीं पा रहा हूं, मेरे को इतने ज्यादा लग रहे हैं, बार बार मेरे मुंह से 100 रुपए निकल रहा है, 1000 रुपए निकल ही नहीं पा रहा। देख रहे हो? फीस रिसीव 1,25,000 रुपए मिल गया। फीस रिसीवेबल 25,000। आई होप सो यहां तक तो सबको सॉर्टेड है। आई होप सो यहां तक सबको सॉर्टेड है। गाइस सबको सॉर्टेड है यहां तक? ओके। अब इस 15 बच्चों की बात करें, ये 15 बच्चों से मुझे एडवांस मिल गया। क्या मैं बोल सकता हूं बिल्कुल सही बात है? अभी तक तो मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया, इन्होंने एडवांस में मुझे पैसा दे दिया। इन्होंने मुझे एडवांस में पैसा दे दिया, तो मुझे एडवांस में 15,000 रुपए और मिल गए। मुझे एडवांस में 15,000 रुपए और मिल गए क्योंकि इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। 15 कितने बच्चे? 15 बच्चे, हर बच्चे से 1000 रुपए मिल गए, तो टोटल कितना पैसा मिल गया? 15,000 मिल गया। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, सपोज इसमें से ना एक दो बच्चे ऐसे जो बहुत नालायक है, मेरे को बाद में पता चला, बहुत नालायक मतलब बहुत नालायक, इतने नालायक कि ये फालतू की हरकतें करते रहे। अब मैं बोलता हूं मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगा, भाड़ में, ठीक है? उनके माँ बाप मेरे पास आ गए, बोले सर आपने हमसे फीस ले ली है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर लाइबिलिटी है कि आपको इनको पढ़ाना पड़ेगा, मैंने ये फीस वापस ले लो। नहीं 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 नहीं, आपने एडवांस क्यों लिया? आपने एडवांस लिया मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने एडवांस लिया मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब आप लायबल हो इन 15 बच्चों को पढ़ाने के लिए, मेरी इच्छा हो या ना हो, बट इन 15 बच्चों को मुझे पढ़ाना पड़ेगा। अगर तुमको ये एग्जाम्पल नहीं जमा तो दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है? मैंने ऑफलाइन बंद करके ऑनलाइन पीडब्ल्यू के साथ एसोसिएशन कर दिया, ठीक है? हुआ क्या, 2023 का फीस तो मैंने ले लिया, अब मैंने अपना एसोसिएशन पीडब्ल्यू के साथ कर लिया, दैट इज सीए वाला, कॉमर्स वाला, दोनों में मैं पढ़ाऊंगा। तो मैंने बोला मैं ऑफलाइन बंद कर रहा हूं। इनके माँ बाप मेरे पास आ गए, बोले सर आपने तो एडवांस लिया था, मैं एडवांस वापस ले लो। बोले सर आप अपनी जबान से मुकर नहीं सकते, आप जब हम आपको फीस देने आए थे क्या आप पीडब्ल्यू के साथ एसोसिएट थे क्या? मैं नहीं। तब आपने फीस लिया था ना खुशी खुशी? मैं आओ। बोले सर देखो
अब आपकी जवाबदारी है कि ओके आप पीडब्ल्यू के साथ एसोसिएटेड हो, लेकिन इन 15 बच्चों को आप चाहो या ना चाहो आपको पढ़ाना पड़ेगा। ये आपकी जवाबदारी है, यह आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, जो मेरे को एडवांस फीस मिली है 15,000, रिसीट एंड पेमेंट में अकाउंट में डेबिट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट और एडवांस फीस अकाउंट में क्रेडिट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट और एडवांस फीस अकाउंट में क्रेडिट। तो अब चलो टोटल लेते हैं। ये हो गया आपका 1.5 लाख, ये हो गया आपका टोटल 1,40,000, ये हो गया आपका 25,000 का 25,000 ही, और यहां पे हो गया 15,000। ठीक है सर, ये 1.5 लाख आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट 1,40,000, 25,000 रिसीवेबल है बैलेंस शीट के एसेट साइड, और 15,000 आपको एडवांस मिल गया। क्या वो आपके करंट ईयर की कमाई है? नहीं, आपने एडवांस ले लिया, आप चाहो या ना चाहो अगले साल आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो आई एम लाइबल टू टीच देम नेक्स्ट ईयर बिकॉज आई हैव टेकन एडवांस। ठीक है, तो ये क्या हो गया बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। तो एक बार चेक करते हैं, ये होता है डेबिट, ये होता है क्रेडिट। क्या मेरा डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच कर रहा है? क्रेडिट 1.5 लाख प्लस 15,000 165, डेबिट भी कितना है 165। आर वी क्लियर? आई होप सो एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी सबको। अगर आपको कमाई एडवांस में मिल गई है, अगर आपको कमाई एडवांस में मिल गई है तो वो आपके लिए लाइबिलिटी होती है। अगले साल की कमाई अगर मुझे इस साल मिल जाए तो वो मेरे लिए लाइबिलिटी बन जाए। पैसा बेशक मिल रहा है, बट आप ये समझो जो 15,000 है वो मेरा करंट ईयर का कमाई नहीं है, वो कौन से साल का कमाई है? वो मेरा अगले साल का कमाई। ठीक है, आर वी क्लियर टिल हियर एवरीवन? अब सैलरी के तरफ आते हैं, सैलरी के तरफ आते हैं। ठीक है, देखिए सर, आप ना 5,000 रुपए पर मंथ की सैलरी देते थे। बिल्कुल बेटा, पांच हजार पर मंथ की सैलरी, तो साल के कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो मेरे को बात बताओ, 60,000 रुपए मेरा क्या हो गया? खर्चा। 60,000 मेरा क्या हो गया? खर्चा। अब क्या हुआ? मैंने 11 महीने की सैलरी पे कर दिया। मैंने 11 महीने की सैलरी पे कर दिया, 1 महीने की पेबल है। चलो बढ़िया है भाई, 11 महीने की पे कर दिया, 1 महीने की पेबल है। ठीक है, तो 11 महीने कितनी होती है? 55,000 पे कर दिया, और 5,000 अभी भी पेबल है। ठीक है बेटा, अब क्या हुआ? मेरे पास एक बंदा काम करता है, ऑल ऑफ द सडन उसके घर पे कुछ इमरजेंसी आ गई, वो मेरे पास भगते भगते आया, बोले सर प्लीज पैसे दे दो, मेरे को इमरजेंसी है, मेरे को हॉस्पिटलाइज करना है किसी को, प्लीज पैसे दे दो। मैं यार क्या हो गया? बोले सर ये हो गया। मैं ठीक है, कितने एडवांस चाहिए? बोले सर 10,000 रुपये चाहिए। मैं बोला यार 10,000 कैश में तो नहीं है, मैं तेरे को यूपीआई कर रहा हूं, तू जा तेरे अकाउंट में पहुंच जाएंगे। तो मैंने 10,000 रुपए का एडवांस दिया है। मैंने 10,000 रुपए का एडवांस दिया है।
इज एवरीवन क्लियर टिल हियर? एक तो स्पेस की दिक्कत इतनी हो रही है जिसका कोई हद नहीं। मैंने एडवांस दे दिया, स्पेस इशू जैसा शादी के बाद होता है। ओके सर, आपकी वाइफ लेक्चर नहीं देखती क्या? अरे वो सीए थोड़ी कर रही है, इसलिए बकलॉन करते हो इतनी। तुम्हारी लैंग्वेज में इसे बकलॉन ही बोलते हैं ना। ओके चलिए, अब मुझे बात बताओ, अब मुझे बात बताओ, मेरे बैंक अकाउंट से कितना पैसा गया? देखिए सर, अगर मैं बात करूं आपके बैंक अकाउंट से कितना पैसा गया, यार ये तो थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है मेरे को, मैं बाद में ना समझने में इश्यूज हो जाएंगे। अ, 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 अ। चलिए, ठीक है, तो सर आपका करंट ईयर का खर्चा कितना है? आपका करंट ईयर का खर्चा कितना है? 5,000 रुपए एक महीने का, साल में होते हैं 12 महीने, दैट इज 60,000 रुपए आपका खर्चा है। तो खर्चा कहां चले जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट। कहां चले जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट। ओके, आपने कितना पैसा पे कर दिया? सैलरी पेड। देखो राजा, मैंने 11 महीने की सैलरी पे कर दिया, 5,000 इंटू 11 महीने, दैट इज 55,000 की सैलरी पे किया। और सर 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 आपने एडवांस भी पे किया है। कितना एडवांस पे किया है? 10,000 रुपए का। तो टोटल आपने कितना पे किया है? 65,000। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड, टोटल आपने कितना पे किया है? 65,000 रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड। ओके सर, अभी भी सैलरी पेबल है क्या कुछ? हाँ राजा, एक महीने की सैलरी अभी भी पेबल। ठीक है, कितनी पेबल है? दैट इज 5,000। सैलरी पेबल है तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। अब मैं देख रहा हूं यार, मेरा टोटल मैच नहीं कर रहा। डेबिट 60,000, डेबिट कितना है? 60,000, क्रेडिट कितना है? 65 और 5 70। एक मिनट, हाँ 55 प्लस 10, ये हो गया 65, 5 70। तो अब मेरा डेबिट साइड 60,000 है, क्रेडिट साइड 70,000। मेरा कौन सा साइड कम है? एवरीवन विथ मी, मेरा डेबिट 60,000 है, क्रेडिट 70,000 है। तो कौन सा साइड कम है? डेबिट साइड कम है। अब डेबिट मतलब दो चीजें, या तो एसेट या तो एक्सपेंस। तो सर जो आपने सैलरी एडवांस में पे किया था ना, उसको आप एसेट मानोगे।
आपके जेब से पैसा चला गया, रिसीट एंड पेमेंट के क्रेडिट साइड, कहीं ना कहीं तो डेबिट करना पड़ेगा ना। हेलो एवरीवन विथ मी, अकाउंट्स का एक थंब रूल तो सबको पता है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ओके, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। तो मैंने 10,000 एडवांस पे किया, यूपीआई किया था, तो मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया, उसका डेबिट इफेक्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड। ओके, आर वी क्लियर टिल हियर एवरीवन? पक्का? अब समरी लिखते हैं, अब समरी लिखते हैं, ठीक है। अगर आपने एक्सपेंस, अगर एक्सपेंस पेबल है, अगर एक्सपेंस पेबल है या एडवांस में पे कर दिया, सर अगर एक्सपेंस पेबल है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, और क्योंकि वो खर्चा है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट होगा, ठीक है। अगर आपने एडवांस में पे कर दिया तो आपके जेब से तो पैसा चला गया, आपके जेब से तो पैसा चला गया, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड। मेक श्योर आप ये चीजें अच्छे से ध्यान करो, मैंने आपको इसके पीछे का लॉजिक दे दिया है, देख लो। सैलरी पेबल है 50,000 और ये 50,000 खर्चा मेरा बना है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट 5,000 हुआ है और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड 5,000। अब हम बारीक बारीक, सिर्फ मैं उस एक्सपेंस पेबल है एडवांस वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है। सर अगर इनकम रिसीवेबल है, देखो मैं क्या समझता हूं, रिसीवेबल है मतलब बैलेंस शीट के एसेट्स है, इनकम रिसीवेबल है मतलब बैलेंस शीट के एसेट साइड, बैलेंस शीट का एसेट मतलब डेबिट, कहीं ना कहीं क्रेडिट देना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट। और अगर आपको इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, अगर आपको कमाई एडवांस में मिल गई तो भैया कमाई एडवांस में मिल गई तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट का लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, पैसा रिसीव्ड है मतलब रिसीट एंड पेमेंट में। बेटा नाम में लिखा है पेड, रिसीट एंड पेमेंट क्रेडिट, रिसीव्ड रिसीट एंड पेमेंट डेबिट। अब अगर आपने खर्चा एडवांस में पे कर दिया तो एसेट, कमाई एडवांस में मिल गई तो लायबिलिटी, सिंपल। ओके, आर वी क्लियर? टक टकाटक, पक्का? डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसीट, इसको हम देखते हैं, थोड़ा टाइम दो। एक क्वेश्चन मुझे आपके साथ सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन मुझे आपके साथ सॉल्व करना है। चल एक काम करते हैं, एक बार ये ट्राई करो आप, एक बार ये ट्राई करो। गाइस एक बार ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करो। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको क्या बनाना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। आज के लिए सिर्फ इतना ही, चिंता मत करो। मैं आपको क्यों जल्दी छोड़ रहा हूं आज, पूरा लेक्चर वापस देखना, सुनो मेरी बात बेटा, पूरा लेक्चर वापस से देखना, शिद्दत से देखना, और क्योंकि मेरा कल ऑफ है इसलिए बोल रहा हूं, लेक्चर पूरा वापस से देखना, ठीक है। और फिर ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व करना। आपको सिर्फ हो सकता है ये वाला पॉइंट ना जमे पूरे क्वेश्चन में, ठीक है, हो सकता है ये वाला पॉइंट ना जमे पूरे क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, ठीक है।
मैं इसको मंडे पूरा कराऊंगा, बट एक अगर आपको हिंट देना है, ये ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल, मतलब मेरा ओपनिंग बैलेंस है, और 31 मार्च मतलब मेरा क्लोजिंग। ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है और ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, कैश एक एसेट है, बैंक एक एसेट है। एसेट में ओपनिंग डेबिट साइड आता है, डेप्रिसिएशन चैप्टर मशीनरी अकाउंट। डेबिट में हमेशा ओपनिंग आता है और क्लोजिंग ऑन द क्रेडिट। सिर्फ इतना चीज है और कुछ नहीं। अच्छा, इस चैप्टर में और क्या है, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट, द मेन इंपॉर्टेंट अकाउंट ऑफ दिस चैप्टर। एक बार अगर आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट समझ गया, जो मेरा मंडे का लेक्चर पूरा जाएगा जिसके अंदर, एक बार सब्सक्रिप्शन अकाउंट समझ गया, फिर हम क्वेश्चन के अंदर चलेंगे ट्यूसडे। तो मेक श्योर आप अगले 1-2 दिन अपनी सीट बेल्ट अच्छे से बांधें और अच्छे से पढ़ें। ठीक है। अच्छा, मेरी फेवरेट मूवी शिद्दत। भाई तुमको पता है क्या हुआ शिद्दत में? वो मर जाता। यस और नो? जिसने शिद्दत मूवी देखी है उनको पता होगा आखिर में वो मर जाता। बट वो मूवी मैंने 2 बार देखी थी, मेरे को पता ही नहीं कि वो मर जाता। उसका कारण, वो लड़की ना सपना देखती है कि लड़का आ गया, मैं वहां पे बंद कर देता था, मैं अब तो लड़का आ गया, मैं नीचे देखता ही नहीं था, भाई यार अभी भी मूवी में आधा घंटा बाकी है। तो मैंने 2 बार मूवी देखा है, लेकिन आधा घंटा पीछे का नहीं देखा। ठीक है। अब मेरे को लगा उसके पिताजी का कुछ ड्रामा वामा होगा, तो यार ड्रामा क्या ही देखना, लड़का लड़की मिल गया ना, बस खत्म। आर वी क्लियर? 2 बार देखने के बाद फिर परसों मैं देख रहा था शिद्दत मूवी वापस। ठीक है, तो मेरी दीदी बोली यार ये ना मर जाता है आखिर में। मैं बोला भाग यहां से, झूठ मत बोल, बेवकूफ समझिए क्या, मैं वो दूसरी मूवी में मरता है ये। नहीं नहीं बोले इसी मूवी में मरता है। अरे मैं बोला मैं 2 बार देख चुका हूं, वो दूसरी मूवी में मरता है। बोले नहीं बेवकूफ, और लिटरली शी सेड मी, बोले नहीं बेवकूफ इसी मूवी में मरता है। मैं बोला हाँ क्या? फिर मैंने वो आधे घंटे का पार्ट वापस से देखा। 12th फेल, 12th फेल मैं कल देखूंगा। ठीक है, चलो। बर्बादिया तुमसे ही है, तुम्हारी उम्र नहीं है रे। चलो, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर। दिस इज सीरेश अरोरा साइनिंग ऑफ। मिलते हैं मंडे को डायरेक्टली। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर। दिस इज सीरेश अरोरा साइनिंग ऑफ। टेक केयर।